इन्वायरमेंट की रिवीजन में आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे जहां से कई बार क्वेश्चन निकल के आ जाता है, एंड दिस एस्पेक्ट इज बेसिकली दी इन्वायरमेंटल लॉज जो कि नेशनली इंटरनेशनली जो चल रहे होते हैं और जो लाइक पूरे साल न्यूज़ में चले हैं, पूरे साल जो है जिनके ऊपर अब हम लोग को एज फार एज न्यूज़पेपर कह लो या ओवरऑल जो है न्यूज़ में जिसमें हम लोग को देखने को मिला, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले इंटरनेशनल लॉज में आपको बताने की कोशिश करूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगा ताकि बेसिकली अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए भी कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन से ईयर में जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई, क्या इसका मेजर काम है, तो वो हम लोग कवर कर सके। सो इंटरनेशनल लॉज हम लोग करेंगे, देन उसके बाद नेशनल लॉज करेंगे, एंड देन उसके बाद नेशनल प्रोजेक्ट्स करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, बस फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको, एंड इन दिस वे आपका ये सारा कवर जो है चीज़ें हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल जो भी लॉज हैं, स्टैट्यूट हैं, उनके साथ स्टार्ट करेंगे। टेबुलर फॉर्म में मैंने बना रखा है यहाँ पे और आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो करते जाएंगे, साथ साथ में जो है रिवाइज करते रहो जैसे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ। पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। सो जैसे आपको पता है कि भाई जो हम लोगों की 1992 में अर्थ समिट हुई थी, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, UNCED, वहाँ पे बेसिकली ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन निकली थी, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, ठीक है जी। सो बेसिकली 1994 में इसकी फॉर्मेशन होती है, हम लोगों ने बात वहाँ करी थी, 1994 में इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर जो है इसके बॉन जर्मनी में है। बेसिकली इसका काम क्या है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रही है वो उसको रिड्यूस करना है, और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कन्वेंशन जो है ये बन के निकल के आई है। अगेन स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लेके आए थे, ठीक है जी। कन्वेंशन बेसिकली क्या होती है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, तो प्रोटोकॉल्स हम लोग लेके आते हैं ताकि लीगली बाइंडिंग कर सकें, या कंट्रीज जो कि लाइक लीगली बाइंडिंग होना चाहती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्रोटोकॉल्स निकाल सकती है, ठीक है। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया था COP3 में, जहाँ पे कि लीगल बाइंडेशन या लीगल हम लोग इमिशन बाइंडिंग्स ली थी, जो डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री जो अंडर डेवलप कंट्री थी उन्होंने नहीं ली थी, ठीक है कि नहीं। तो ये एपिक फेल हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने नई क्लाइमेट डील के ऊपर बात करी या उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करी 2012 के बाद, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील निकल के आई 2015 में COP21 के अंदर, ठीक है जी। सो अभी जो है हम लोग इस पेरिस क्लाइमेट डील के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और इसकी सब्सिक्वेंट जो कन्वेंशन हुई हैं, हर साल ही कन्वेंशन होती है, सब्सिक्वेंट जो कन्वेंशन हुई है वो इसी के रूल सेटिंग में, इसी के जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, इसके जो है क्लाइमेट कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म उनके ऊपर चल रही है। लेटेस्ट जो सबमिट हुई है 2024 में COP29, दैट इज इन बाकू अजरबैजान, और बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसे हमने सेटअप किया है, कार्बन क्रेडिट की जो मार्केट है उसे हमने यहाँ पे सेटअप किया है। आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। देन इज UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 1993 में जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है हेडक्वार्टर्स है। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में बात करता है कि जैविक विविधता है उसे बचाना है, और ना सिर्फ बचाना है, उसका कंजर्वेशन, उसका सस्टेनेबल यूज करना है, मीन्स इस तरह का यूज जो कि फ्यूचर जनरेशन में भी उनके यूज को जो है हैम्पर ना करे, ठीक है जी। इसके अंदर बड़े सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हमने कार्टेगेना प्रोटोकॉल बनाया था हम लोगों ने, विच इज फॉर बायो सेफ्टी। अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल हम लोगों ने 2010 में लेके आए थे, जिसे हम लोग ABS एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग ट्रीटी भी बोलते हैं। इसको सारा डिटेल में नहीं कराऊंगा, बट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो कंट्रीज के पास जैविक धरोहर है वो एक्सेस दे अपनी जैविक धरोहर के, जो है कंट्री लेट्स से कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर जो है काम करे, रिसर्च कर रही है, तो उस रिसर्च में हिस्सा बनाए, और बेसिकली जो बेनिफिट है वो सबके साथ शेयर हो अलॉन्ग विद दी होम कंट्री जहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमने एक ही टारगेट्स लिए थे, एक ही टारगेट जो है 2010 से 2020 तक के टारगेट से कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे। फिर हम लोगों ने COP15 में जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो लेके आए, न्यू टारगेट्स हम लोगों ने दिए। इसे हम लोग कुनमिंग टैंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बोल देते हैं, ये फ्रेमवर्क बोल देते हैं। 2020 में आया था, 2022 में इंप्लीमेंट हुआ। इसमें फेमसली हमें 30x30 डील देखने मिलती है, दैट मीन्स 2030 तक हम लोग 30% डिग्रेडेड जो लैंड है या डिग्रेडेड एरियाज हैं उनको कंजर्व करेंगे, एंड 30% ओवरऑल जो एरियाज हैं टेरेस्ट्रियल, मरीन, ऑल दोज काइंड ऑफ एरियाज उनको हम लोग कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है 30x30 डील क्या है। देन इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है जिसमें 1994 में बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर, 1994 में जो है इट कम्स इनटू बीइंग ओनली जो कन्वेंशन है जो कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करती है, और डेजर्टिफिकेशन के लिए जो है हर 2 साल में मिलते हैं। COP16 जो है अभी होके हटी है रियाद सऊदी अरेबिया में, लाइक दिस वाज इन दिसंबर, एंड इसका जो बेसिकली जो मोटो था दैट वाज आवर लैंड आवर
फ्यूचर। ठीक है जी, ये यहाँ पे हुआ था। एज इन सच कोई मेजर यहाँ पे कोई आउटकम नहीं निकल के आया, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बस मैंने आपको यहाँ पे इसका थीम बता दिया, आवर लैंड आवर फ्यूचर वॉज द थीम। ठीक है जी, यहाँ पे जो है इस कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट नाम बार बार याद सामने आता है, वो है बॉन चैलेंज। तो बॉन चैलेंज बेसिकली क्या है कि हम लोग 2000 बेसिकली इसको 10 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड को जो है वो डिग्रेडेड लैंड को हम लोग दोबारा बेसिकली उसमें क्या करेंगे, फॉरेस्ट जो है रीजनरेट करेंगे। तो वो बॉन चैलेंज था, और एशिया में जो है इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट हमने लिया हुआ है बॉन चैलेंज के अंडर। ठीक है जी, तो इसको भी बेसिकली की बारी हम लोग CCD के अंदर बात कर लेते हैं। दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो आपकी UNCED हुई थी ना, इसी की फर्दर एक्सटेंशन जो है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बेसिकली जब UNCED की बात करी थी तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइक रोड टू 21st सेंचुरी डेवलप किया था, जिसे हम लोग एजेंडा 21 बोलते हैं। मोस्टली जो आपकी कन्वेंशन होती हैं वो एजेंडा 21 से ही निकली हुई हैं, उन्हीं के जो टर्म्स एंड उन्हीं की जो टारगेट टर्म्स पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करती हैं। तो UNCSD जो है वो कुछ एक सालों में मिलती रहती है, और बेसिकली इट इज़ लाइक जैसे हम लोग 1972 में कॉन्फ्रेंस में मिले थे, फिर उसका 1992 में मिले, फिर 2012 में मिले। इस तरह से जो है हम कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक करते रहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट में ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है। ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको भी पुश किया था, इसी जो कन्वेंशन के तहत हम लोग एजेंडा 21 भी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस ऑफ एनवायरनमेंट इन यूनाइटेड नेशन, और इसको जो है 1972 में आफ्टर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया गया था। ठीक है, विच हैपेंड इन स्टॉकहोम। तो 1972 उसके बाद हमने नायरोबी में इसे एस्टैब्लिश किया, इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है, एंड इट इज बेसिकली यूनाइटेड नेशन में ये एनवायरनमेंट का मत रखती है। ठीक है जी, इसके बाद जो है अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में बनाई गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यूनेप और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड के साइंटिस्ट आके बैठते हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी चेंजेस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो है साइंटिफिक डेटा लेके आते हैं, एनालिसिस करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, और ये मॉडल बेसिकली जो है ये अपनी असेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू बाहर लेके आते हैं। ठीक है जी, अब तक कितनी असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है? यस, टोटल 6 असेसमेंट रिपोर्ट जो है हम लोगों की आ चुकी हैं, एंड इसको जो है 2007 में एल गोर के साथ नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, IPCC इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, देन आता है लास्ट में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो दिस इज 1948 में बनाई गई थी, ग्लेंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। पहले जो है इसने इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर भी नाम लिया था, इसके बाद कुछ टाइम इसका वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी नाम चला। हाउएवर अभी जो है इसका ओरिजिनल नाम दैट इज IUCN वो ही चलता है। बेसिकली सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करती है ये स्पीशीज की, और एनवायरनमेंट के लिए एडवोकेसी करती है। ठीक है जी, हम लोग को IUCN किस तरह से पता है, इसकी फेमस रेड लिस्ट के थ्रू। ठीक है, जिसके तहत ये बेसिकली स्पीसीज को कैटेगराइज करती है इनटू एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, उसके बाद जो है आपका थ्रेटन्ड। इस तरह से हम लोग इसकी टोटल 9 कैटेगरीज देखते हैं, उसमें हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, IUCN इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, वेटलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन या आप कन्वेंशन कह सकते हो, दैट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर सिटी ईरान में जो है इसको साइन किया गया 1971 में, इसके हेडक्वार्टर्स रामसर में ही है, और बेसिकली ये क्या काम कर रही है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स के बारे में बात करती है। कंजर्व तो करने सस्टेनेबल यूज करने की कोशिश करनी है। इसी जो भी इस कन्वेंशन को साइन करता है उसे एटलीस्ट एक वेटलैंड जो है वो अपना रामसर कन्वेंशन या रामसर लिस्ट में भेजना होता है, और इसको जो है रामसर मेंटेन करता है। ठीक है कि नहीं। और इसी के साथ साथ में एक और लिस्ट को मेंटेन किया जाता है, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जो भी वेटलैंड है जिसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर खराब हो गया या खराब होने वाला है, तो उसको ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं ताकि इसकी कंजर्वेशन को फास्ट पेस किया जा सके। और इंडिया में टोटल जो है 89 साइट्स हैं इस टाइम पे। एशिया की सबसे ज़्यादा साइट्स रामसर में वो इंडिया के पास हैं। ठीक है जी, आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में याद रखना है कि भाई कौन सी साइट्स हैं इंडिया की जो अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं, और कौन सी साइट हम लोगों ने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो फटाफट आपको पता है तो लिख लो इसको अपने कॉपीज में, एंड जो लोग सुन रहे तो वो
कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टॉकहोम कन्वेंशन, नेक्स्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। इट इज़ बेस्ड ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसके ऊपर बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है। देन साइट्स होगी आपकी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर जो भी ट्रेड होता है उसको मॉनिटर करती है, 1973 में बनाई गई थी। बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर ट्रेड को मॉनिटर करती है। 3 अपेंडिक्स है इसमें, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। सो बेसिकली अपेंडिक्स 1 में जो है अटमोस्ट आप कह सकते हो कंजर्वेशन का या अटमोस्ट जो है प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी तरह के ट्रेड से ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। सिमिलरली आपकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जैसे हम बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं, 1979 में थी। अगेन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज जो एंटर स्टेट, एंटर नेशन जो है, एंटर कॉन्टिनेंटल जो भी माइग्रेशन करती है, उनकी कंजर्वेशन के ऊपर ये काम करता है। इसमें भी 2 अपेंडिक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। देन आता है वियना कन्वेंशन 1985 में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, जो कि ओजोन लेयर को बचाने के काम करती है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिमूव करने की काम करती है, ठीक है जी। इसके तहत हमने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया था, जिसके तहत वर्ल्ड जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंप्लीटली एटमॉस्फेयर से रिमूव करने की बात करता है। इसी के तहत हमने 2016 में किगाली एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें कि अब लेटेस्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हम लोग अब ओवरऑल फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इतना ज़्यादा उनका जो है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल नहीं है जितना उनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहे थे, 2 पुराना हो गया टॉपिक। देन बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट के ऊपर है, ठीक है जी। 1989 स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है, 1989 में आई थी। देन यूनाइटेड नेशन रीड प्रोग्राम, रीड प्रोग्राम इज बेसिकली रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। सो ये बेसिकली डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना 2008 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली क्या करती है ये, प्रमोट करती है उन कंट्रीज़ को, उन एरियाज, उन कम्युनिटीज़ को लाइक थ्रू रिसर्च, थ्रू देयर फंडिंग्स, जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली और दीज ऑर्गेनाइजेशन। देन आती है मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है अगेन जो मर्करी है इसके इल इफेक्ट्स से रोकने के लिए, मर्करी पॉइजनिंग के ऊपर जो है मतलब एक अवेयरनेस लेके आने के लिए बनाई हुई थी। तो मिनीमाटा कन्वेंशन जो है 2013 में है, क्यूमामोटो जापान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है जी। देन इंटरनेशनल व्हेलिंग कन्वेंशन है, न्यूज़ में चल रही थी इस बारी, जिसे मैंने आपको बताया था, जो फिन व्हेल है वो अगेन जापान ने जो है वो उसकी व्हेलिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, उसकी किलिंग स्टार्ट की है। 1946 इम्पिंगटन यूनाइटेड किंगडम में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हेल्स, ठीक है, जो व्हेल्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी है उसको रोकने के लिए हमने ये कन्वेंशन बनाई थी, ठीक है। एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 ब्यूनो एरिस अर्जेंटीना में साइन हुई थी। सो बेसिकली यूज़ क्या है कि भाई आज एंटार्क्टिका के ऊपर जो है कोई क्लेम नहीं करेगा, पॉलिटिकल या फिर टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेगा, सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है इसकी ज़मीन एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए। आर्कटिक काउंसिल 1989 नॉर्वे में जो है इसको साइन किया गया था। बेसिकली फॉर्मेशन हुई थी, हेडक्वार्टर्स हैं, एंड बेसिकली जो आर्कटिक स्टेट्स हैं और आर्कटिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी कोऑपरेशन के लिए काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है जी। इंडिया इसके अंदर ऑब्जर्वर है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सो अगेन इट इज़ सिमिलर टू लाइक जैसे हम बात सकते हैं IUCN जो है स्पीसीज़ के लिए, वैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो बर्ड्स के लिए, ठीक है। 1922 में जो है ये आई एंड कैम्ब्रिज UK में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स ये काम करती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स, 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई। स्विस जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की ऑन मेट्रोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर फिनोमिनाज, वेदर मॉडल्स, क्लाइमेट मॉडल्स जो है ये बनाते हैं, ठीक है जी। आपने एल नीनो ला नीना फिनोमिना के बारे में सुना होगा, तो WMO जो है इसके ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में, ओके। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या जिसे हम लोग अब इसका फर्दर एक्सटेंशन वन सोलर, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो ये बेसिकली सोलर अलायंस हम लोगों ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील के पैरेलल बनाया था। अब इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर जो है इसकी लीडरशिप ली थी, और इसमें 122 कुछ कंट्रीज जो हैं हम लोग जो ट्रॉपिक्स में मिल रहे हैं उनको बेसिकली मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। आइडिया यही है कि सोलर एनर्जी और उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि वाइड स्प्रेड जो इसको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है कि नहीं। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक्सटेंशन है वन सोलर, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये बेसिकली हमने इसमें यूनाइटेड किंगडम को भी साथ ले लिया था। बेसिकली एक यूनिफाइड ग्रिड बनाने की बात करते हैं, जिसे हम लोग ग्रीन ग्रिड भी बोल देते हैं।
ताकि हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइक जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है उसका दान कर सकें। 2015 गुड़गांव में इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके, ठीक है, या गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाई जाती है, ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए जो है फंड और ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना और देना, ये काम करती है, ठीक है जी। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, ठीक है जी, 1971 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके तहत पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए थे और इसमें बेसिकली था कि मैन शुड बी इंक्लूडेड इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है जी। तो इसी के लिए हमने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया था। आज के डेट में 727 कुछ जो है बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं 131 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग 22 ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज। इंडिया में आप लोग जल्दी से मुझे बताओगे कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं ओवरऑल, एंड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो है कितने बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, ठीक है। लिख लो जल्दी से फटाफट से। ओके, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है जी। 1988 में नॉर्मल मायर्स ने जो है इस कंसेप्ट को दिया था, 1988 में जो है ये आया था। और इसमें क्या है, वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने में मिलती हैं, स्पीसीज एंडेमिक हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे डिग्रेडेशन हो गया है, तो उन एरियाज़ को बचाने के लिए हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हाइट हॉटस्पॉट जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं। वर्ल्ड में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इसको स्पीसीज एंडेमिज्म एंड डिग्री ऑफ थ्रेट के बेसिस पे हम लोग करते हैं कि कितनी स्पीसीज एंडेमिक है। अराउंड 1500 अगर वस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज यहाँ पे एंडेमिक है तो हम उसे इस कैटेगरी में डालते हैं। डिग्री ऑफ थ्रेट एटलीस्ट 70% जो है ये इसमें लाइक डिग्रेडेशन आ चुकी हो, तब हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है जी। इन्हीं के बीच में हमने मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी कैटेगराइज कर रखे हैं। और इंडिया के अंदर जो है टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अगेन आप लोग लिखेंगे कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, 4 हैं, ठीक है। हिमालयस वाला रीजन है, इंडो बर्मा वाला रीजन है, नेक्स्ट वन इज यस वेस्टर्न घाट श्रीलंका, और लास्ट इज निकोबार वाला रीजन, सुंदरलैंड वाला रीजन, ठीक है। तो 4 है हमारे पास। देन आता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, जिसमें हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। 1972 में जो है हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। और वर्ल्ड हेरिटेज में अगेन हम लोग के पास कल्चरल साइट्स भी होती हैं, हम लोग के पास जो नेचुरल साइट्स भी होती हैं और मिक्स्ड साइट्स भी होती हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल जो है वो 43 साइट्स जो हैं, टोटल अभी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। लेटेस्ट जो है आपकी चिरायदो मैदम जो है वो असम से, वो हम लोगों ने ऐड करी थी। तो अगेन कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, मिक्स साइट्स भी हैं। आपने लिख लेनी है नेचुरल साइट्स कौन कौन सी, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है GEF, ये जो है 1991 में बनाई गई थी, वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और बेसिकली ये क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रांट्स देती है, ठीक है नहीं, सारे ग्रांट्स जो है इससे मिलते हैं। देन उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जिसे हम IPBES भी बोलते हैं। आपने इसकी रिपोर्ट काफ़ी पढ़ी होंगे और आप लाइक तैयारी कर रहे हैं। तो 2012 में बनाई गई थी, बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है। तो अगेन सिमिलर जैसे IPCC जो है वो, अगर मैं बात करूँ IPCC क्लाइमेट के लिए कर रही है, उसी तरह से इंटर गवर्नमेंटल ये जो पैनल है IBPES है वो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए करती है, साइंटिफिक एनालिसिस लेके आती है किस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारी दुनिया में खत्म हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिकली आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सो देन हम लोग बढ़ते हैं इंडियन स्टैट्यूट की तरफ, ठीक है जी। देश में हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से लेके क्लाइमेट चेंज से लेके हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, इनको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारा क्या आर्किटेक्चर है उस चीज़ पे, ठीक है। और न्यूज़ भी चलता रहता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो सबसे पहला वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में लेके आए थे। बेसिकली वाटर को जो है उसका पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए तहत हमने क्या किया था, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको पावर दी थी कि कोई भी जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो पानी को पोल्यूट कर रही है वो जो है इसको क्या कर सकते हैं, वो इसे बंद कर सकते हैं और यहाँ पे जो है सैंपल्स जाके ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी कटिंग एज वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था हम लोगों का 1972 का, जो कि 2006 में अमेंड किया गया था। मेजर अमेंडमेंट 2006 की थी, ऐसा 1980s में भी अमेंड हुआ था। सो ओवरऑल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ के को रेगुलेट करता है कहीं ना कहीं, जिसमें 6 शेड्यूल्स हैं आपके, और इन 6 शेड्यूल्स के हिसाब से अलग अलग जानवरों को अलग अलग तरह की प्रोटेक्शन दे रखी है। जैसे कि पहले 4 जो शेड्यूल्स हैं
उनमें आपको प्रोटेक्शन देखने मिलती है। पहले 2 में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, थर्ड में थोड़ी कम है, फोर्थ में जो है नॉन एंडेंजर्ड एनिमल्स आते हैं, फिफ्थ में वर्मिन्स आते हैं जिन्हें मारा जा सकता है जैसे चूहे हैं, ठीक है कि नहीं, एंड सिक्स्थ में जो है वो प्लांट्स आते हैं जिसको लगाना बिल्कुल मना है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड नेशनल स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी बनाए जाते हैं। तो ये भी स्टैट्यूटरी हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है हमारे देश में, जैसे कि टाइगर रिजर्व्स हो गए, ठीक है जी, तो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको भी प्रोटेक्शन है, ठीक है कि नहीं, या इनके ऊपर मेंशन है, इनको मेंशन किया हुआ है। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला एक्ट, दिस इज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये जो है इन्वायरमेंट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को स्वीपिंग पावर्स है, वो किसी भी तरह के रूल्स बना के इन्वायरमेंट के बचाने के लिए किसी भी तरह के स्वीपिंग रूल्स बना सकती है। इसमें जो है इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट को डिफाइन किया है, हैजार्डस सब्सटेंसेस को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, और इसके तहत बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कर रखा है तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रूल हमने यहाँ पे बना दिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हमने यहाँ पे बना दी अकॉर्डिंग टू नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है जी। देन नेशनल ग्रीन बिल्डिंग कोड यहाँ पे है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, सब के सब यहाँ पे डाले हुए हैं। बाय द वे आपने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसके ऊपर एक छोटा सा नोट बना लेना है क्योंकि न्यूज़ पे चल रहा था, ठीक है कि नहीं। इसके सेक्शन 19 में इवन सिटीजन सूट का भी एस्पेक्ट दे रखा है। सिटीजन सूट का मतलब है कि सिटीजन जो कि एग्रीव्ड है, जिसको कि इन्वायरमेंटल लॉस से या इन्वायरमेंटल हार्म से जिसको प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू दी बेसिकली जो एग्रीवेटिंग पार्टी है या जो जिसने एक्यूजिंग पार्टी है उसको, ठीक है कि नहीं। देन नेक्स्ट इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का। तो इस एक्ट के तहत जो है हम लोग अगेन जैसे वाटर एक्ट हमने बनाया था वैसे ही एयर एक्ट है। वाटर एक्ट जो है पानी की पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर एक्ट जो है वो एयर की पोल्यूशन को रोकने के लिए। आइडिया बेसिकली इज कि यहाँ पे भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर स्टेट, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये इस तरह की जो भी मतलब एयर की पोल्यूटेंट्स हैं उनको या जो भी फैक्ट्रीज पोल्यूटेंट मिचा रही हैं उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। देन हिज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 हम लोगों ने एक्ट बनाया था जिसके तहत हम लोगों ने जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको एडजुडिकेट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 10 एक्सपर्ट मेंबर और 10 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और इसका चेयरपर्सन जो है वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सर्विंग या रिटायर्ड, है ना। सो बेसिकली 5 साल का ये टर्म होता है एंड यहाँ पे जो एनजीटी है वो बेसिकली कोई भी सब्सटेंशियल मैटर इन्वायरमेंट को रिलेटेड वो ले सकती है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करती है, बट इसकी जो डिक्री होती है वो सिविल कोर्ट की होती है और इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है विद इन दी 90 डेज, ठीक है जी। ये बेसिकली कंपेंसेशन भी दे सकती है, पनिशमेंट भी जो है वो दे सकती है। जैसे कि आपको पता होगा फेमसली जो आर्ट ऑफ लिविंग वाला जो यमुना के पास में जब यमुना के फ्लड प्लेन्स में आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रोग्राम होता है जो 5 करोड़ का फाइन लगाया था, ठीक है कि नहीं। एनीवेज एंड सिमिलरली जैसे कि रोहतांग वाली साइड में इन्होंने जो डीजल या दिल्ली में डीजल के ट्रक्स वो बैन कर रखे हैं। देन इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जो कि 2008 से चल रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हम लोगों ने मिशंस बना रखे हैं कि क्लाइमेट चेंज को आप कह सकते हैं टैकल करने के लिए, और 8 मिशन है टोटल इसके अंदर। जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं, जिसके टारगेट्स को अभी हमारा टारगेट जो है ये 280 गीगावाट हो गया है। 2030 तक हमें 280 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर से निकालनी है। इस टाइम पे अराउंड 90 के आसपास में है, ठीक है कि नहीं। देन इज ग्रीन इंडिया मिशन जिसमें हम लोग 33% फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारे देश में डालने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका लेटेस्ट जो टारगेट अभी हमने रखा है कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो है हम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड ऐड करना है, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली नेशनल वाटर मिशन है जिसमें हम लोग वाटर की जो है वाटर यूज एफिशिएंसी को लेके आना, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर यूज, इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने नेशनल वाटर पॉलिसी लेके आते हैं। लेटेस्ट वाली हम लोगों ने 2012 में और उसके बाद ड्राफ्ट 2020 की आई थी, बट अभी एप्लीकेबल 2012 वाली है, ठीक है जी। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इसमें जैसे हमने सिक्योर हिमालय जैसे प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हुए अभी आगे मैंने आपको बताने हैं। इसके अलावा जो है इन 8 मिशन के अलावा नेशनल मिशन ऑन बायो एनर्जी भी हम लोगों ने चला रखा है, जिसमें हम लोग बायो एनर्जी को लाइक बायोमास को उसको हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। इसमें हम लोग लाइक नॉट ओनली वेस्ट बायोमास से फ्यूल, बट हम लोग बायोफ्यूल्स के बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। नेशनल कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, जिसके तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करता है, वो भी इंडस्ट्रीज़ को, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को वो स्टार रेटिंग देता है। आपने स्टार रेटिंग के बारे में सुना होगा, आप जितने भी अप्लाइंसेस लेते हैं वो स्टार रेटिंग के हिसाब से लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2020, लेटेस्ट जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पे एक सेंसिटिव जोन्स हैं, उनके लिए हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन बना रखी है। अगेन सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाई है। इसके तहत हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 कंप्लीटली इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं की जाती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 शोर लाइन के पास वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ की जाती है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, ठीक है जी, बेसिकली ये भी कोस्टल एरियाज है जहाँ पे थोड़ा बहुत सब्सटेंशियल बिल्डअप है और ज़्यादा नहीं हो सकता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 अगेन लो टाइड जोन है, ठीक है जी, एंड दिस इज बेसिकली द टेरिटोरियल वाटर, लो टाइड जोन से टेरिटोरियल वाटर्स तक, ठीक है जी। हाउएवर यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सटेम्प्टेड होते हैं, दे आर नॉट कमिंग अंडर दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन, ओके। उसके बाद जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1981 में बनाई गई थी, देहरादून में हेडक्वार्टर्स है। बेसिकली फॉरेस्ट कवर है, रिसोर्सेज हैं, इनकी मैनेजमेंट करती है और अ वेरी फेमस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाईएनुअली जो रिपोर्ट है वो लेके आती है यहाँ पे, ठीक है जी। बाय द वे आई होप आपने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेने एक बारी। अमृत धरोहर स्कीम है 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट लेके आई थी। इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करती है रामसर साइट्स पे, ठीक है। देन उसके बाद मिस्टी स्कीम है मैनग्रोव इनिशिएटिव, बेसिकली मैनग्रोव प्लांटेशन अक्रॉस द इंडियन कोस्ट लाइन, मैनग्रोव्स को कंजर्व करना, उसकी जो है डेवलपमेंट करना, इसके ऊपर काम कर रही हैं। लाइफ मूवमेंट हमने स्टार्ट करी थी, ये 2022 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, COP 26 में हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। लाइफ मिशन या लाइफ मूवमेंट क्या है, बेसिकली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल कंजप्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है, लाइक सिंपल लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर जो है यूथ को यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, ये करने की बात करी हुई है, ठीक है जी। गोवर्धन स्कीम है, बेसिकली 2018 जल शक्ति मिनिस्ट्री लेके आई थी। कैटल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस एंड कंपोस्ट में बनाने की बात करते हैं, तो इसी के तहत हम लोग जो बायोगैस प्लांट्स हैं उनका अब काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड या एक्ट, ये जिसे हम कैंपा एक्ट भी बोल देते हैं, इसके तहत हमने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बना रखी है। बेसिकली कोई भी अगर फॉरेस्ट का पैच उसे काटा जाता है या उसे उसका डाइवर्जन किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना होता है, उसके रिगार्डिंग फंड्स जो हैं वो भी पर्टिकुलर कंपनी जिसने भी बेसिकली पेड़ काटे हैं, जंगल काटा है, वो जो है इस अथॉरिटी को फंड देती है और ये बेसिकली फंड जो है दोबारा कहीं मतलब फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में या कहीं और उगाने में या ऑलरेडी किसी डिग्रेडेड लैंड में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 90% जो कैफ की मनी है वो स्टेट्स के पास जाती है, 10% जो है वो सेंटर अपने पास रखता है, ठीक है। देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, ठीक है, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट एक्ट है हमारे पास, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में सब कुछ जो है वो हम लोग बैन रखते हैं जब तक कि कोई चीज़ स्पेसिफिकली अलाउ ना की हो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सब कुछ अलाउ होता है जब तक कोई चीज़ बैन ना की हो। विलेज फॉरेस्ट जो है अगेन ओपन होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है जी। यही रिजर्व फॉरेस्ट जो है कल बाद में जाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क जाके बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि सेंचुरी या नेशनल पार्क बना था दैट वाज सतपुड़ा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है जी, हम लोगों ने 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई थी। और बेसिकली जो भी हमारे देश में जैविक धरोहर है उससे जो भी बेनिफिट निकलते हैं, कोई भी जैसे फंडिंग की रिसर्च की जाती है, फंड किया जाता है, कोई इस तरह का बायोडाइवर्सिटी में मिल जाती है, कोई प्लांट मिल जाता है ऐसा जिससे कि हम लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना पाए, तो उसके बेनिफिट जो हैं वो हम लोग लोकल लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। किसी भी इस तरह की रिसर्च जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंडर की जाती है और इससे जो है इसके लिए जो भी फीस और जो भी पेटेंट्स होते हैं वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में जाते हैं, ठीक है कि नहीं। यस, देन आगे आते हैं हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, जो कि अब हमने अमेंड करके वन संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट 2023 बना दिया है। तो इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, लाइक इसमें बेसिकली फॉरेस्ट कैसे कंजर्व करना है, कंजर्वेशन के एस्पेक्ट्स हैं, और इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको उसकी प्रायर अप्रूवल लेनी होती है फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, बेसिकली एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करती है, डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने की बात करती है, और ये जो है बेसिकली
52 की पॉलिसी का ही कंटिन्यूएशन है और इसमें हमने 33% फॉरेस्ट कवर जो है वो टारगेट ले रखा है, जिसमें 60% माउंटेनियस एंड 25% प्लेन एरिया में होना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है जी, तो बेसिकली दिस इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भाई जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट में रह रही हैं, उनको जो है उनका एंसेस्ट्रल हक दिया जाता है फॉरेस्ट राइट्स या फॉरेस्ट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करने का, एज वेल एज फॉरेस्ट में रहन सहन करने का। तो अप टू 4 हेक्टेयर का लैंड जो है इनको दिया जाता है, विच इज़ इनएलिएनेबल, इसे बेच नहीं सकते हैं। बट फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनके जो क्लेम है फॉरेस्ट के ऊपर उसे हम लोग मान रहे हैं वन ऑफ दी वेरी वेरी पायनियर एक्ट, जिससे कि हम लोग ट्राइबल्स एज वेल एज जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको डेवलपमेंट की राह पे लेके जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। देन इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया था। आइडिया बेसिकली हमारा है कि हम लोग 5 मिलियन टन्स पर एनम जो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? वो हाइड्रोजन जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जा रही है। ठीक है, जनरली जैसे सोलर प्लांट्स हो गए या फिर विंड एनर्जी है, उससे जो बिजली प्रोड्यूस होती है उससे हम लोग पानी को जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बता चुका हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन क्या होती है वो मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट्स एंड जो हमने स्कीम्स चला रखी हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। ठीक है, लास्ट लाइक करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। चलो, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे बता ही चुका हूँ मैं। 1973 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। बेसिकली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ये बात करते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये जो है इसकी नोडल एजेंसी है। कितने प्रोजेक्ट, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं अब हमारे पास, लिखो फटाफट से कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। देन इज प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था एशियाटिक एलिफेंट्स को बचाने के लिए, ताकि उनके कॉरिडोर्स को बचाया जा सके, एलिफेंट रिजर्व जो हैं उनको इंश्योर किया जा सके और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसे करती है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में हमने लिया था। जो हमारे पास 3 क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ हैं, मगर, घड़ियाल एज वेल एज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, उनको बचाने के हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में हमने स्टार्ट किया था। स्नो लेपर्ड और उसके इकोसिस्टम को बचाने की बात करते हैं हम लोग। एंड अगेन इसके तहत हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट था, हमने रिसेंटली इनकी नंबर्स भी कैलकुलेट किए हैं, वो मैंने आपको स्नो लेपर्ड में बताए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक ओवरऑर्किंग अम्ब्रेला जो है आपका ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत 2008 से हम लोग चला रहे हैं, जिसके तहत लाइक टाइगर्स, एलिफेंट को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको इसके अंदर कवर किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चला रही है। ठीक है जी। एक इसका एग्जांपल देता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो उसकी कंजर्वेशन भी इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसके तहत कर रहे हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट सी टर्टल भी हम लोग चला रहे थे, 2000 में हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल और इसी के जैसे बहुत सारे टर्टल स्पीशीज़ जो इंडिया में आती हैं उनकी हम लोग कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको चला रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी हमने चलाया 2020 में। ठीक है जी, गंगा रिवर डॉल्फिन को बचाने के लिए। ठीक है जी, और उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए। तो नमामि गंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग गंगा को रिजुवनेट कर रहे हैं, उसी के साथ प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चल रहा है। और आइडिया बेसिकली इसकी हम लोग जो डॉल्फिन है इनके नंबर्स को इंक्रीज कर सके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ये काम कर रही है। ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल हमने कश्मीरी स्टैग के लिए चला रखा है, 1970 से चल रहा है ये। ठीक है जी। दांचीगम नेशनल पार्क में हंगुल की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर जो है काम चल रहा है। ठीक है। देन प्रोजेक्ट राइनो। ठीक है। प्रोजेक्ट राइनो हमने 1987 में चलाया था। आइडिया वॉज कि भाई हम लोग राइनोस की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके, उनकी कंजर्वेशन कर सके। काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क्स ऐसी जगहों में आसाम गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को करती है। इसी के साथ हमने राइनो विजन 2020 भी लिया था, जिसके तहत हम लोग राइनो की पॉपुलेशन को 3000 तक का हमने टारगेट बनाया था कि 3000 हो जाएगी। और इनकी पॉपुलेशन को हमने डिस्पर्स भी करना था अक्रॉस 7 प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि जो काजीरंगा है वहीं पर आपको ऑलमोस्ट 2400 के आसपास में राइनोस देखने में मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इसकी कैरिंग कैपेसिटी से। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया आपका, बोडो काउंसिल, असम गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिलकर काम कर रही है। ठीक है। प्रोजेक्ट लॉयन 2020 में हम लोगों ने इसे रिवैम्प किया है। आइडिया वही है कि एशियाटिक लॉयन को कंजर्व करना, इनके नंबर्स को प्रोटेक्ट करना और इनको डिस्पर्स करना, इनको रीलोकेट करना, बड़ी एरिया में हैबिटेट को एक्सपैंड करना, ताकि अगेन इनके नंबर्स को, इनकी सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन प्लान हम लोगों ने 2006 में चलाया था, फिर उसके
का 2025 तक का हमने अपडेट किया हुआ, 2021 से 2025 तक के बीच में। कंजर्वेशन प्लान में हम लोग क्या है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो वल्चर स्पीशीज हैं उनके नंबर्स को इंप्रूव करने की बात करते हैं, वल्चर सेफ्टी जोन बनाने की बात करते हैं, वल्चर्स के ऊपर जो रिसर्च सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, डाइक्लोफिनेक को रिड्यूस करने की बात करते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये काम चल रहे हैं, ठीक है जी। एम्फीबियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, रिसेंट इनिशिएटिव है, तो बहुत सारे जैसे हमारे एंडेमिक फ्रॉग, टोड की स्पीशीज़ हैं वेस्टर्न घाट में स्पेशली, उसके ऊपर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैं, वो फंडिंग करती है इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद एस्टोरिन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ओनली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग स्पेसिफिकली जो आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसको बचाने की बात करते हैं भितरकनिका वाले रीजन में। देन लास्ट कुछ में हम लोग बात करते हैं नेशनल प्लान ऑन कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। 2015 में हम लोगों ने इसे स्थापित किया है, और ये नेशनल प्लान जो है वो हमने नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को मर्ज करके बनाया है। आइडिया बेसिकली कि वेटलैंड्स एंड लेक्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मैनेज करना। इसमें बेसिकली हम लोग वेटलैंड मित्र बनाते हैं, सो जो वेटलैंड है उसका हेल्थ कार्ड बनाते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, वेटलैंड को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल 130 हमने वेटलैंड अभी आइसोलेट कर रखे हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर चल रहा है, ठीक है कि नहीं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। नेशनल कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोग्राम तो 2000 से चल रहा है। हमारे देश में जो भी कोरल रीफ वाले रीजन है, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कच्छ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन जगहों में जो भी कोरल रीफ है इनको कंजर्व करने का काम जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को देखती है, ठीक है जी। फंडिंग से लेकर रिसर्च सारे काम होते हैं, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल वेटलैंड्स के निकाले हैं, 2017 में आए थे, जिसके तहत हमने नेशनल वेटलैंड कमिटीज़ एंड स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़ ये बनाई हैं हम लोगों ने। और ये बेसिकली क्या करते हैं, देश में नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट में, स्टेट लेवल पे एंड यूटी लेवल पे वेटलैंड्स को कंजर्व एंड मैनेज करती हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, सो इसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व्स एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, BHCs, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हमने 2002 के बाद बनानी स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली जो हेरिटेज साइट है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनाते हैं। बेसिकली लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है कि वो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और अपनी हेरिटेज को इंश्योर करें। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के तहत इसे करते हैं, ठीक है। स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम, ये अगेन नेशनल जो आपका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो प्रोग्राम है उसी के अंदर चल रहा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसी के अंदर चल रहा है स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम। स्पेसिफिकली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गए, सांगी डियर हो गया, आपका मलाबार सीविट हो गए, इस तरह की स्पीशीज़ की रिकवरी के लिए इसमें स्पेसिफिक फंड्स दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर है। लास्ट, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। वहाँ पे जो भी इन्वेसिव स्पीशीज़ मिलती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए प्रोजेक्ट चलता है, जैसे कि लेंटेना कैमेरा है, कॉर्निया है, इस तरह की जो स्पीशीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डेवस्टेशन मचा रही है बायोडाइवर्सिटी में, उसको हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओवरऑल जो है मॉनिटरिंग करता है, और अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट्स के वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम थे मेरे पास, मैंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ कवर कर लिए जो कि न्यूज़ में चल रहे थे और जो ओवरऑल भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नाम, हेडक्वार्टर्स, या आपका जो टाइम फ्रेम है, कौन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, क्या काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपने एक बार देख लेनी है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को PDF शेयर कर दी है, ठीक है जी। अगर आप लोग चाहोगे तो टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, एक बार जाके इसको चेक कर लेना है, ठीक है जी। और कुछ अगर आप चाहते हो करने के लिए तो आप मुझे अभी बता दो, एंड यू कैन राइट इट इन योर कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस मेड एनी सेंस टू यू पीपल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।